हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना टॉपिक चालू करने जा रहे हैं एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक चालू करने जा रहे हैं एल्डोल रिएक्शन। आइए समझते हैं एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। एल्डोल रिएक्शन के पहले बारे में बता दे रहे। एल्डोल रिएक्शन में जो हमारे सबस्ट्रेट होंगे होने वाले हैं वो केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स का कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, या तो एल्डिहाइड और या तो कीटोन। ठीक है, या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के यूज में होता है। अब अगर हम बात करें इसमें तो कुछ चीजें हम पहले ही बता दे रहे हैं, उसको बाद में हम लोग देख भी लेंगे कि हाँ ऐसा सच में हो गया। मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट हमारा इसमें यूज होने वाला है, किसमें, एल्डोल रिएक्शन में, कौन होने वाला है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। उस एल्डिहाइड या कीटोन के पास, मस्ट हैव, उनके पास होना चाहिए क्या, अल्फा कार्बन विद, नेसेसरी कंडीशन क्या है, विद अल्फा प्रोटॉन, मींस अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, तभी ये एल्डोल रिएक्शन आप आगे प्रोसीड करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें रिएजेंट कौन होता है, तो इसमें आप कोई भी डाइल्यूट बेस ले सकते हैं, जैसे आप KOH ले लीजिए, डाइल्यूट KOH ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, पहली जो है बात है, अगर हम बात करें रिएजेंट की, तो रिएजेंट को हम ऐसे समझते हैं, इसको एल्डोल कंडेंसेशन को हम ऐसे समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ सकते हैं क्या, कि ये बेसिक मीडियम में भी प्रोसीड कर सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हम इसको करवा सकते हैं। एसिडिक मीडियम में भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। क्लियर है। जैसे एसिडिक मीडियम में बात करें अगर हम, तो HCl से भी रिएक्शन करा सकते हैं, मतलब HCl का भी यूज कर सकते हैं और टोसाइलेट हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी डाइल्यूट एल्कली एज अ बेस यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट एल्कली एज अ बेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो पहले ही कुछ चीजें हम लोग बाद में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए चले आएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट पहला तो तुम्हारा बनेगा बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ये किसका प्रोडक्ट होगा, ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। किसका प्रोडक्ट होगा, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। लेकिन आफ्टर कंडेंसेशन, मतलब अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट और एल्डोल कंडेंसेशन का, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट एंड एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर है। अगर हम सबसे पहला आपको एक क्या, अगर हम बात करें कि अगर हम बेसिक मीडियम में अगर हम बता दें रिएक्शन सिंपल तरीके से, जैसे हमने ले लिया आपके लिए एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस करा दी और साथ में थोड़ा सा 5 डिग्री सेल्सियस का हीट ले ले और थोड़ा सा वाटर ले ले, क्योंकि आगे प्रोटोनेशन की जरूरत पड़नी है, तो हमारे पास जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमको कुछ इस टाइप से मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलने वाला है हम लोग को। ठीक है, यही है, देखिए ये हमारा कार्बोनिल कार्बन, इसके बगल का अल्फा, इसके बगल का बीटा, तो हमको दिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है। तो ये हमारी एल्डोल की कुछ बेसिक कहानियां थी, या ऐसा बोलते थ्योरी थी, जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एल्डोल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आने वाला है वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक अल्फा कार्बन, या बोला जाए एक, एटलीस्ट एक अल्फा प्रोटॉन तो होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें एल्डोल की मैकेनिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म,
जो हम लोग अभी इसके आगे देखने जा रहे हैं। तो बेसिक मीडियम में भी हम लोग इसको प्रोसीड कराएंगे और एसिडिक मीडियम में भी प्रोसीड करता है। हमारे एनसीईआरटी में हमें जो पढ़ाया जाता है हम लोग समझते हैं कि केवल बेसिक मीडियम में होता है, ऐसा नहीं है। एसिडिक मीडियम में भी हम लोग इसकी मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है। और अगर बात करें प्रोडक्ट क्या बनता है एल्डोल में, एल्डोल में प्रोडक्ट दो बनते हैं। एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, और कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। क्लियर है। अच्छा, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कौन, जैसे वाटर हो गए, छोटे छोटे अल्कोहल, छोटे छोटे, ये सब स्केप कर जाएं, तो कंडेंसेशन में ये होता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए एल्डोल, एल्डोल किसी केमिस्ट्रियन का नाम नहीं था। एल्डोल दरअसल अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड से बना हुआ वर्ड है। इन दोनों से बनने वाले वर्ड को ही एल्डोल बोलते हैं। क्लियर है। और अगर एल्डिहाइड की जगह अगर हम क्या ले लेते हैं, कीटोन, क्योंकि भाई हम लोगों ने लिखा है ना कार्बोनिल कंपाउंड करता है, तो कीटोन लेंगे तो कीटोन से बनता है कीटोल। क्या बनता है? कीटोल। क्लियर है। ये हमारा क्या था, बेसिक कहानी थी। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपनी एल्डोल रिएक्शन के मैकेनिज्म को। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक मीडियम में हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आते हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी रिएक्शंस में इसकी मैकेनिज्म आती है। तो हम मैकेनिज्म चालू कर रहे हैं। मैकेनिज्म में तो बहुत मजा आता है इसकी मैकेनिज्म में एरो चलाने में मजा आता है। क्या चलाने में मजा आता है? एरो। ठीक है। एल्डोल रिएक्शन हम लोग प्रोसीड करवाने जा रहे हैं, एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड कराने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक मीडियम में कराते हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम समझते हैं। देखिए, जैसे हमने ले लिया, ठीक है, एसिटल डिहाइड, हमने क्या ले लिया? एसिटल डिहाइड ले लिया। अगर हमने इसके सामने बेस रखा, तो हम लोग ने एक कहानी पढ़ी है, हम लोग जानते हैं एसिडिक प्रोटॉन के बारे में। जब भी कभी भी कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। हमारी कंडीशन क्या थी? अल्फा कार्बन होना चाहिए, उस अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक अल्फा प्रोटॉन होना चाहिए, जो कि है। तो क्या होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप का -m इफेक्ट लगता है, या ऐसा बोला जाए इस कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके जस्ट बगल अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे एसिडिक नेचर शो करना चालू करते हैं। और आने वाला बेस, हम जानते हैं बेस का काम होता है H+ पे अटैक करना। आने वाला बेस क्या करता है, अब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। और हम जानते हैं कि अगर उसने अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो कंफर्म है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना के जाएगा, क्योंकि H+ लेगा तो पोलैरिटी के थ्रू इस पर माइनस दे के जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो बना इसको कहा जाता है इनोलेट। क्या कहा जाता है? इनोलेट। अब अगर आप ये देखेंगे, क्या ये इनोलेट बना है, तो ये बन सकता था कि अनस्टेबल था, मतलब स्टेबल था यहाँ रुकेगा, कि अनस्टेबल था तुरंत भागेगा। चेक करते हैं। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे पाई सिग्मा नेगेटिव मीन्स यहाँ एक कॉन्जुगेशन है, तो ये कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं? क्या यही बना सकते थे? बिल्कुल। ये दोनों और कंपाउंड, या ऐसा बोला जाए ये बनने वाला जो यहाँ पे अभी हमारा इनोलेट बना है, ये कैसे है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है, मतलब यहाँ से जो बनने वाला कंपाउंड था कॉन्जुगेटेड बेस, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ऐसा बोला जाए ये जो हमें मिलने वाला कॉन्जुगेटेड बेस है, ये किससे स्टेबलाइज है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। किससे स्टेबलाइज है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है इनोल फॉर्मेशन। मींस अगर इसको प्रेजेंट जो इसमें H2O था, ये H+ अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो ये इनोल बन जाता है।
तो यहाँ पे इनोल और इनोलेट, इनोल और इनोलेट, इनोल और इनोलेट एक दूसरे को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे मिल गया हमारा प्रोडक्ट, हमको यहाँ पे मिल गया। अब क्या होता है सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो प्रेजेंट इनोलेट था, ये जो प्रेजेंट इनोलेट था, ये क्या करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, अच्छा अब ये इनोलेट कैसा काम कर रहा है, ध्यान दीजिए CH2 पे माइनस है, ये इनोलेट अब न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और दुनिया जानती है कि कार्बोनिल कंपाउंड के पास जो कार्बन होता है वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जान रहे थे कार्बोनिल का माइनस n लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पे खींचेगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार। और बस इस कार्बन को कोई टेंशन नहीं है, तुरंत जाता है कहाँ पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ से मिलने वाला जो अब अगला प्रोडक्ट होता है, आप खुद बताइए, यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया है तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन से ही जुड़ा हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन से जुड़ा मिला, और उस कार्बन पे आ गया कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब बनने वाला जो मेरा प्रोडक्ट था ये बना। अब हम जानते हैं कि इस OH ने H+ एक्सेप्ट किया था, तो हमारे पास अभी भी रिएक्शन में वाटर है। अगर वाटर है तो क्या काम करेगा, अगर वाटर है तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, और H+ एक्सेप्ट करके जो बनने वाला कंपाउंड हमको यहाँ से दिखेगा, तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग ने शुरू में नाम लिखा था एल्डोल रिएक्शन का, कंडेंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हीट देखिए नहीं दी गई है। एल्डोल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, अगर ये कार्बोनिल कार्बन है तो इसके बगल का कार्बन अल्फा, उसके जस्ट और बगल का कार्बन बीटा, तो क्या नाम बन जाता था, हम लोग ने पढ़ा था बीटा पर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्या नाम बनता था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो प्रोडक्ट होता है यही प्रोडक्ट होता है किसका, एल्डोल प्रोडक्ट। क्यों एल्डोल बोला गया, अभी हम लोग ने बात किया था, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है और एक एल्कोहल ग्रुप आ जाता है। क्लियर है, ये हमारा किसका प्रोडक्ट था, एल्डोल का प्रोडक्ट था। अब हम इसके आगे कंडेंसेशन करवाते हैं। चलिए यही करवा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, या इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारे पास जो था कौन था, एल्डोल प्रोडक्ट था। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में जैसे ही इसका H+ एक्सेप्ट किया तो वापस मीडियम में कौन बच गया, OH-। हम जानते हैं बेस है, बेस का काम होता है H+ पकड़ना। ये रहा हमारा एसिडिक प्रोटॉन, ये कैसा प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है। तो बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, बिल्कुल करेगा। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि यही एक अल्फा कार्बन है, क्या ये नहीं था जैसे आपने रिएक्शन किया, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उससे जो हमको चाहिए प्रोडक्ट वो नहीं बन पाएगा। मेजर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, मेजर प्रोडक्ट के लिए हमें यही एसिडिक प्रोटॉन को क्या कराना पड़ेगा, बेस को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। जैसे ये बेस को एक्सेप्ट कराया, अब हम जान गए वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ गया तो नेगेटिव चार्ज अपने आप ही आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आगे बढ़ेगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप OH हाइड्रोक्साइड बाहर, और जैसे ही हमारा यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और हम इसका अगर नामकरण कर दें तो कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, तो यस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है
इसी प्रोडक्ट को ही बोला जाता है क्या? अच्छा ये कैसे हुआ ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट थी, सॉरी मैं भूल गया, हीट की रिक्वायरमेंट बहुत लेस हीट चाहिए होती है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत इतना इनफ होता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो हमने पहले ही बोला था कि उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक sp3 अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन उसके पास प्रोटॉन होना चाहिए ताकि बेस उसको एक्सेप्ट करे और इनोलेट बने। वो इनोलेट जो होता है वो कॉन्जुगेटेड बेस के थ्रू अपने स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस थ्रू, और वो अपने ही जैसे सेम एल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है इनोलेट। वो इनोलेट क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अटैक करने के बाद क्या बनता है कि वो H+ से H+ एक्सेप्ट करता है वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन का, और एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है और वो एल्डोल प्रोडक्ट होता है। वही एल्डोल प्रोडक्ट अभी हमारा बेसिक मीडियम में चल रहा है रिएक्शन, तो वही OH- फर्दर H+ एसिडिक प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और फर्दर एक नेगेटिव चार्ज बनता है जो कॉन्जुगेटली क्या करता है? OH- एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। वापस जो हमारा मीडियम था बेसिक, वो वापस बेसिक मीडियम हो जाता है। इस तरीके से हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है हीट की प्रेजेंस में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH, ये दोनों मिलकर बाहर हो जाते हैं और हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की मैकेनिज्म थी, ये बेसिक मीडियम में थी। और क्या ये अब एसिडिक मीडियम में भी स्टेबलाइज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आइए देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग अब एसिडिकली कैटलाइज करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन या एसिडिक मीडियम लिख देते हैं सिंपल। एसिडिक मीडियम में भी हम लोग इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। कंडीशन सेम वही है। क्या कंडीशन थी हमारे पास? कंडीशन ये थी हमारे पास कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड आएगा उसके पास sp3 अल्फा कार्बन होना चाहिए, एंड द नेसेसरी कंडीशन इज दैट sp3 अल्फा कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा प्रोटॉन, because we know that base should have to be accept H+ ion, and base accepting that H+ ion which is more acidic, Now we are going to catalyze this reaction in acidic medium. See, अब हमारे पास वापस हमने क्या किया? एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया। किसी का मन है एल्डिहाइड लेने का, ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं तो कंडीशन वही है कि अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा प्रोटॉन होना चाहिए। अल्फा कार्बन होना चाहिए एंड अल्फा प्रोटॉन तो नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म चालू करें, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही मिलना है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म चालू करें तो हमने क्या किया? HCl एक एसिड ले लिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ प्रोवाइड करेगा HCl। अब क्या होगा? हम जानते हैं अब H+ है, बेस थोड़ी ना कि जो H+ पकड़ लेगा, H+ है खुद, H+ खुद ना पकड़ता है। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा हम जान गए कि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और रिएक्शन में क्या बच गया हमारे पास? Cl-। रिएक्शन में क्या बच गया हमारे पास? Cl-। ये Cl- क्या करता है? नेक्स्ट स्टेप समझते हैं बहुत अच्छे से। अभी देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, क्यों? अच्छा क्यों नहीं रख सकता? उसका रीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज में स्टेबलाइज होता है, पॉजिटिव चार्ज में नहीं होता है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो लेस स्टेबल हो गया। वो अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे भी करके हटाएगा, और कैसे हटता है ये देखिए।
कैसे हटता है? हम जानते हैं कि Cl माइनस है, Cl माइनस एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है, लेकिन हम जान गए हैं कि ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस एसिडिक H प्लस को पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे अब क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एक एनायन, कार्बो एनायन, और वो कार्बो एनायन क्या करेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इनोलेट की कंडीशन दिख रही है हमको थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे देखिए कंजुगेशन आ गया, पाई सिग्मा निगेटिव, ये निगेटिव आगे बढ़ेगा और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था वो वापस उसके ऊपर, वो वापस उसके ऊपर चला जाएगा। मींस जो उसका लोन पेयर गया था वो वापस आ चुका है, और पॉजिटिव चार्ज भी ऑक्सीजन का रिमूव हो गया और ये स्टेबलाइज हो गया। मींस यहाँ क्या बना, यहाँ इनोल का फॉर्मेशन हुआ, इनोल का फॉर्मेशन हो गया। मींस यहाँ पे भी इनोलेट और इनोल बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात तो यही कह सकते हैं कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको कभी भी दिखे तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा क्या, इनोलेट और इनोल के प्रोसीजर से चलने वाला है, बिना इनोलेट के फॉर्मेशन के तो नहीं बनने वाला। आपने देखा बेसिक मीडियम में बना और एसिडिक मीडियम में भी बन चुका है। अब अगर हम इस रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराएं तो हमको यहाँ पे हमको अपना न्यूक्लियोफाइल तैयार होता हुआ मिल गया है, जो कि इनोलेट के फॉर्म में हमारे घर पे दस्तक दिया है। कौन? न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं अपने जैसे सेम या अलग भी जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो अल्फा कार्बन पे, उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। रीजन इस कार्बन अटैक करने का पहले ही बात हो चुकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जैसे इस पे अटैक होगा ये बॉन्ड तुरंत खुल जाएगा, और जैसे ये बनने वाला प्रोडक्ट हम लोग को क्या दिखने वाला है, बिल्कुल हम लोग को क्या दिखेगा, ये चेक कीजिए, इस कार्बन पे अटैक हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज से ओपन होगा और यहाँ पे क्या आएगा, CH3, यहाँ क्या आएगा, CH3। अब रिएक्शन जो होगी आगे प्रोसीड आप बिल्कुल चेक कीजिए। रिएक्शन में अगर हमने H2O की प्रेजेंस से कराई, मींस H प्लस एंड OH माइनस आयन, तो तुरंत ये क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई डाउट नहीं इसको। और H प्लस एक्सेप्ट किया तो आप बताइए, अगर H प्लस एक्सेप्ट किया भाई, अभी ये प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, अभी भी ये अनस्टेबल है। रीजन अनस्टेबल का, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये अनस्टेबल है तो कुछ ना कुछ एक तरीका होगा इसको स्टेबल होने का। अब वो तरीका क्या होता है, वो तरीका ये है, वो तरीका क्या है, देखिए इसको हम ऊपर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा साफ दिख जाए ऊपर। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अभी भी लोन पेयर है, बिल्कुल है, H प्लस एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, अपने बगल वाले का ही H प्लस एक्सेप्ट करेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। और जैसे एक्सेप्ट करेगा, इसकी पीड़ा, इसकी दर्द, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने के लिए इस ऑक्सीजन ने बलिदान दिया। क्या बलिदान दिया, 3 बॉन्ड बना दिया, और 3 बॉन्ड बना दिया तो अपने आप के ऊपर 3 बॉन्ड बना के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया, बस काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे जो H2O का H प्लस ने स्टार्ट किया था रिएक्शन, OH माइनस बचा था, अगले ही स्टेप में OH माइनस आएगा, इस कार्बन का एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड वी नो दैट एसिडिक प्रोटॉन अगर एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे क्या बनेगा, एक निगेटिव चार्ज। क्या बनेगा, एक निगेटिव चार्ज। और इस निगेटिव चार्ज पाई सिग्मा नेगेटिव की तो कॉन्जुगेटिवली बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्या करेगा, एक बार जाएगा, चक्कर लगाएगा, माइनस चार्ज बनेगा, माइनस चार्ज वापस आएगा, ये निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इस पे जाएगा, और यहाँ से ये लीविंग ग्रुप बाहर। मीन्स अगर हम इसको इसमें हौश पौश ना करें, इतना ज़्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी मैकेनिज्म है, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज, सीधी सी बात में अगर बोला जाए, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अगले कार्बन में बढ़ेगा, और यहाँ से सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप वाटर तैयार बैठा ही हुआ है, निकलने के लिए ही।
और जैसे ही वहां से लीविंग ग्रुप बाहर होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट वापस आप चेक कीजिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और पूरी इतिहास गवाह है ये किसका प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें हीट लगेगी, सॉरी हीट लगाना भूल गया, हीट लगेगी और हीट लगने की वजह से यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कंडेंसेशन के टाइम पे क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर निकलते हैं। क्लियर है। तो हम लोग ने क्या किया कि एल्डोल की रिएक्शन को किसमें, एसिडिक मीडियम में भी करवाया, एसिडिक मीडियम में भी इसकी मैकेनिज्म देखी। तो यहाँ से अगर हम लास्ट इसको खत्म करते हैं मैकेनिज्म को, अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो एल्डोल में हम लोग ने ये सीखा कि एल्डोल में सबसे पहली चीज तो जो सबस्ट्रेट होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, वो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। और पहली कंडीशन मस्ट हैव, उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव sp3 अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम। एंड द नेसेसरी कंडीशन, अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करें, मस्ट हैव एटलीस्ट, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा प्रोटॉन, क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा प्रोटॉन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर हम बात करें रिएजेंट, तो हम लोग ने तो एसिडिक बेसिक मीडियम में दोनों कराया, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो डाइल्यूट एल्कली एज अ बेस का काम करता है, डाइल्यूट एल्कली एज अ बेस। और साथ में कुछ मिर्च मसाला जैसे कंडीशन, तो वाटर हीट के साथ, वाटर के साथ हीट दे देंगे थोड़ा सा। वाटर देने का रीजन ये था, वाटर बाद में मिल जाएगा, OH माइनस और बेस की जरूरत पड़ती है कंडेंसेशन कराने के लिए, ठीक है। हीट भी 5 बहुत लेस टेम्परेचर, बस वाटर ही रिमूव होना है। और बनने वाला प्रोडक्ट की अगर हम लोग ने बात की थी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा था हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन, आपको एल्डोल रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा, जिसको हम लोग ने एसिडिक और बेसिक मीडियम में बहुत डिटेल में समझा। इनोलेट क्या होता है उसको भी समझा, इनॉल क्या होता है वो भी समझा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज, ये जो रिएक्शन थी, अगर आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ हम लोग बढ़े तो याद होना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। दिस रिएक्शन फॉलो E1CB, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड की थी, क्योंकि हमने देखा था इनोलेट जो था वो कॉन्जुगेटेड बेस ही तो रेजोनेंस स्टेबलाइज था। तो ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है, E1CB। क्लियर है। तो पूछा तो नहीं जाता लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन E1CB को फॉलो करती है, बहुत सारी होती है, E1 E2, ठीक है। वैसे E1CB भी उसी का एक काइंड होता है, of one of a kind of elimination reaction. So here we can end our video and ये हम लोग ने टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू।